अगली जो हमारी बात है वो मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से आपके सामने आएंगे और उनका आंसर्स आपको है वो कैसे लिखना है, और आंसर्स में किस तरीके की एरर्स स्टूडेंट्स करते हैं, उन एरर्स के बेसिस पे उनको कैसे मार्क्स मिलते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। जो बचा हुआ टाइम है आधा घंटा इसमें, जैसे आप देखेंगे ये एक पेपर है किसी स्टूडेंट्स का जिसने लिखा है ये पेपर अपनी यही कोचिंग से, फर्स्ट सीपीसी का है वो पेपर है ये। पहला क्वेश्चन है, व्हेन कैन कॉम्पनसेटरी कॉस्ट बी इम्पोज बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 35A ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड कैन सच कॉस्ट ऑल्सो बी इम्पोज्ड इन एन अपील, एक्सप्लेन। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35 के अंतर्गत न्यायालय कब प्रतिकारात्मक खर्चा अधिरोपित कर सकता है? क्या एक अपील में भी ऐसा खर्चा अधिरोपित किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए। ऐसा प्रश्न जो है 3 मार्क्स में 3 अंकों में यदि आपसे वो पूछा जाए तो आप कैसे आंसर लिखोगे? ऑब्वियसली आपको 35A जो सेक्शंस दे रखा है वही है वो मेंशन करना है इस प्रश्न में, और इस कैंडिडेट ने जिस किसी ने भी है डायरेक्ट एज इट इज आपको है वो लिखना है, इसमें कोई मैनिपुलेशन है वो नहीं है। जो लैंग्वेज उसकी सबसेक्शन फर्स्ट में दे रखी है, इफ द दैट क्लेम और द डिफेंस इज फॉल्स और वैक्सेशियस and ultimately that is rejected, abandoned, withdrawal, etc. and the opinion of the court is that the compensatory cost to be imposed upon the concerned party, court may impose the compensatory cost upon the party who made the false or vexatious claim or defense, but excluding the appeal or revision. Appellate court or revisional court cannot impose the compensatory cost under subsection first of section 35A. Second portion, can such also be imposed by an appeal? No. Appellate court cannot impose the compensatory cost. It is excluded expressly under section 35A of CPC. इसमें आप देखेंगे तो इस कैंडिडेट ने जो आंसर लिखा है इसके अंदर फॉल्स की जगह वर्ड फ्रेवलियस जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये रॉन्ग है। इसकी जगह क्या आना चाहिए? फॉल्स और वैक्सेशियस क्लेम और डिफेंसेस। और जिस तरीके से आंसर इसने लिखा है इसमें जो है 3 में से उसको 2 मार्क्स है वो मिले हैं। यदि ये फॉल्स भी करेक्ट होता तो मेरी राय में 2.5 भी मैक्सिमम मिल सकते थे आउट ऑफ 3। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे और भी क्वेश्चंस है, लाइक डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डिक्री जो है, डिक्री की डेफिनेशन दीजिए, ऐसा प्रश्न जो है सेपरेट भी पूछ सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशन एक साथ भी पूछी जा सकती है। कैसे लिखनी है आपको डिक्री की डेफिनेशन? एज पर 2.2, जैसा सीपीसी के 2.2 में वो दे रखा है वैसे ही आपको है वो लिखना है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन इन एनी सूट एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी ऑल और एनी conclusively determine the rights of the parties either preliminary or final, includes the certain orders and exclude the certain adjudication or order। जैसा 2.2 में दे रखा है वैसे ही आपको डायरेक्ट की लैंग्वेज जो है इस आंसर के अंदर है वो मेंशन करनी है। और ये कैंडिडेट जिसने भी आंसर लिखा है उसने भी जो है लमसम वही डेफिनेशन लिखी है जो डायरेक्ट में दे रखी है। सेल डीम टू इंक्लूड, इसमें दोनों बातें लिखी है, रिजेक्शन ऑफ प्लान or determination of any question under section 144 CPC, and what does not include any adjudication from which the appeal lies as an order and the order of dismissal for default। तो ये एक्सप्लेनेशन भी इसमें मेंशन है, वो किया जा सकता था। तो इस तरीके से डेफिनेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज डायरेक्ट में जैसा दे रखा है वैसा है वो नोट करना है। यदि जो आपने कुछ पोर्शन मिस कर दिया है, जैसे आप देखें ये रेड जो दिख रहा है आपको, ये नहीं लिखा गया था कंसर्न कैंडिडेट के द्वारा, तो हम चेकिंग के दौरान जो है उस पोर्शन को लिखते हैं, या बहुत बड़ा पोर्शन होता है तो इंडिकेट करते हैं कि ये पोर्शन भी इस आंसर के अंदर है वो आना चाहिए। ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये भी है वो कुछ मिसिंग पोर्शन है जिसके लिए लिखा गया कि ये भी इस आंसर के अंदर है वो आना चाहिए। डिफाइन द प्लीडर एंड हाउ प्लीडर टू बी अपॉइंटेड। प्लीडर को परिभाषित करिए और उसकी नियुक्ति कैसे होती है। डेफिनेशन कहाँ दे रखी है प्लीडर की? सीपीसी में 215 में। तो जैसा 215 में दे रखा है, एज पर 215
वो आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, इंक्लूसिव इंक्लूड्स द वकील, एडवोकेट, अटॉर्नी एटसेट्रा। और अपॉइंटमेंट कैसा होगा, जो जिस कैंडिडेट ने नहीं लिखा है तो हमने रेड इंक से मेंशन किया, एज पर ऑर्डर 3 रूल 4 द प्लीडर टू बी अपॉइंटेड बाय डॉक्यूमेंट इन राइटिंग दैट इज नोन एज वकालतनामा and be executed or the signed by the concerned party or the his recognized agent or also by the concerned pleader. In Code of Civil Procedure, what is the meant by the legal representative and what is the extent of the liability of the legal representative where a decree is executed against him as legal representative of a judgment debtor. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो है विधिक प्रतिनिधि से क्या आशय और एक विधिक प्रतिनिधि के दायित्व का विस्तार क्या है, जहां उसके विरुद्ध डिक्री निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित की जाती है। तो इसमें आंसर जो है वो 2 प्रोविजन से कंप्लीट होगा। 211 भी आपको लिखना है और सेक्शन 50 सेक्शन 50 और 211, इससे आपको आंसर है वो देना है। सेकंड पोर्शन जो है उस कहाँ तक एग्जीक्यूट हो सकती है, दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कम्स टू हिज पोजीशन और हिज हैंड एंड नॉट ड्यूली अप्लाइड और डिस्पोज ऑफ, टू दैट एक्सटेंट द डिक्री may be executed against the legal representative of the deceased judgment debtor and so far is concerned to the definition 211 में जैसा दे रखा है 3 पार्ट्स में जो डेफिनेशन है, पहला पोर्शन मीन्स है एंड देन एंड इंक्लूड्स 2 पोर्शन और जो है तो वो कंप्लीट आपको जो है वो मेंशन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो 211 भी आपको लिखना था और सेक्शन 50 भी है वो लिखना था, इन दोनों से मिलके जो है इस प्रश्न का आंसर है वो कंप्लीट होगा। और यदि आपने करेक्टली लिखा है तो 5 मार्क्स का यदि ये क्वेश्चन था तो आपको 3.5 या मैक्सिमम 4 मिल सकते हैं। हम लोग जो है वो 70% के आसपास ही मार्क्स देते हैं। 100% आपने करेक्ट लिखा है तो हम 70% मार्क्स देंगे और हाईकोर्ट भी ऐसा ही करता है। हाईकोर्ट भी आप जो है जब डिक्री की डेफिनेशन 3 मार्क्स में पूछी गई आपसे और आप 100% करेक्ट लिखते हो तो आपको 2.5 मैक्सिमम मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं और है वो एक्सेप्शनली 2.5 मिल सकते हैं। इसलिए पूरे में से पूरे मार्क्स है वो नहीं मिलते। पहले शुरू में जब हम लोग सेलेक्ट हुए थे तब तो हाईकोर्ट का हाथ थोड़ा खुला था, पूरे में से पूरे भी देते थे। मुझे बहुत सारे जो क्वेश्चंस में पूरे में से पूरे थे, 2 में से 2, 3 में से 3, बहुत सारे क्वेश्चंस में, बट अब नहीं देते हैं वैसा। अब तो पूछने का तरीका भी थोड़ा चेंज कर दिया, सीधे क्वेश्चन भी नहीं होते, कुछ न कुछ एंगल, जैसे अब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव में भी एक सेक्शन 50 से कनेक्ट कर दिया। तो दोनों बातें जब करेक्ट होगी तब जाके आपका आंसर है वो करेक्ट है वो माना जाएगा। बट अब जो अभी जो चल रहा है हाईकोर्ट का ट्रेंड जो है वो मार्क्स देने का, इसमें आप ये मान लो कि 70 से 80% मैक्सिमम है। 80 तो बहुत एक्सेप्शनली, बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो लिखा है, कोई केस लॉ भी उसके साथ रेफर किया है, तो उस कंडीशन में एक्सेप्शनली 5 में से 4 मिल सकते हैं। अदरवाइज है वो 3.5 इस तरीके से। और फिर जितना है वो आंसर में अपनी कमी है तो वहाँ और नंबर कटते जाएंगे, 5 में से 2.5 भी मिलेंगे, 2 भी मिलेंगे, 1.5 भी मिलेंगे, 1 भी मिलेगा। पॉइंट्स कितने थे उस प्रश्न के आंसर में, आपने कितने नोट किए, उसके बेसिस पे जो है वो आपको है वो मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं। स्टूडेंट जो भी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी जो है वो ज्वाइन करता है, जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो एक एक वर्ड हम चेक करते हैं उनकी है वो टेस्ट सीरीज के अंदर, और क्या उसने गलती की है ये भी रेड इंक से जो है वो नोट करते हैं। सजेशन भी देते हैं कि उसको और क्या एफर्ट्स है वो लगाने चाहिए, क्या कमी आ रही है ऑल ओवर पूरे पेपर में, ये सब जो है वो एफर्ट्स लगाते हैं। और ये आपके लिए भी है, ये केवल टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्लासरूम के बच्चों के लिए भी है कि जिन्होंने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया उसमें उन लोगों को जो है वो मेंस के टेस्ट लिखने हैं वो स्टार्ट कर देने चाहिए। समय बहुत है वो कम होता है, 1 साल कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जो है जैसे जिन लोगों ने अभी नवंबर में ज्वाइन किया था CPC पढ़ ली, या जिन्होंने जुलाई या उधर सितंबर वगैरह में ज्वाइन किया था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया, क्रिमिनल के माइनर एक्ट्स पढ़ लिए, जो सब्जेक्ट हो गए हैं उनके टेस्ट लिखने स्टार्ट कर देने चाहिए। एक टेस्ट रूम ये 319 ऑफिस के पास हमने बना रखा है, तो जब भी क्लास से फ्री हो उसके बाद आप पेपर लेके और उस टेस्ट रूम में बैठ के वो 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल कर आप जो लिखें, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना निखार आएगा
आपकी गलतियां आपके खुद के सामने भी आएगी, टीचर के सामने भी आएगी, और टीचर आपकी गलतियां निकाल कर आपके सामने लेके आएगा कि ये एरर्स है आपके आंसर में, ये एरर्स यदि नहीं हो तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इसके अंदर। तो यदि एक्चुअल एग्जाम से पहले ही आपके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आ सकता है। देना पड़ेगा टेस्ट। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को क्या सर आपके इंस्टीट्यूट में आकर टेस्ट देना पड़ता है? ऑनलाइन वाले भी आ जाए तो वेलकम है, मना नहीं है टेस्ट देने के लिए, उनके आके दे सकते हैं टेस्ट। और यदि अभी नहीं आ पा रहे हैं तो एक बार कोर्स करने के बाद आ जाए ऑनलाइन वाले, उसके बाद भी दे देंगे हम लोग। भले ही 1 ईयर का टेन्योर कंप्लीट भी हो जाएगा, उसके बाद भी हम आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल करवा देंगे, जगह दे देंगे बैठने के लिए। आप लिखो, हम चेक करके आपको वो रिव्यू देंगे उसमें। ये जैसे एक डिफरेंस का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टोपल। प्राज्ञाय और विबंध के बीच में जो है वो क्या अंतर है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो ये टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर है वो लिख सकते हैं। जिसकी भी ये कॉपी उसने है वो अपनी तरफ से प्रयास किया है कुछ है वो आंसर्स है वो लिखने की, बट फिर भी सारे है वो पॉइंट्स इसमें कवर है वो नहीं हुए थे। द रेस जुडिकेटा बार ऑफ द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, बट एस्टोपल बार्स the party to go back from the representation or the his or her earlier statement, and the res judicata applies upon the both the parties, plaintiff and defendant both, whereas estoppel only applies upon the person or party who make the representation or give the earlier statement. So these are the differences between the res judicata and estoppel. ये जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, यदि ये वाले पॉइंट्स भी लिखे हुए होते तो हो सकता है कि 4.5 भी मिल सकते थे इसमें, एक्सेप्शनली 5 भी मिल सकते थे। ये तो ब्लर हो रही है भैया, इसमें थोड़ा ठीक दिख रहा है। ये जैसे टीपी का एक पेपर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। जैसे एक प्रश्न है, अनुज लेट्स अ हाउस टू भानु फॉर 5 years, इन द पीरियड ऑफ 5 year एक्सपायर, बट भानु कंटिन्यू इन पोजेशन ऑफ द हाउस एंड अनुज एक्सेप्ट द रेंट। What is the status of the Bhanu's possession and effect of his holding over the possession? Explain with the relevant provision of the Transfer of Property Act 1882. अनुज जो है, अनुज एक मकान भानु को 5 वर्ष के लिए किराए पर देता है। 5 वर्ष के समय का अवसान हो जाता है, लेकिन भानु जो है मकान पर निरंतर कब्जा रखता है। अनुज किराया स्वीकार है वो करता है। मकान पर भानु के आधिपत्य की या कब्जे की क्या स्थिति है और उसके कब्जे के अतिधारण का क्या प्रभाव है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सुसंगत प्रावधानों की सहायता से समझाइए। और वो सुसंगत प्रावधान कौन सा है? 116 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कौन सा है वो रेलेवेंट प्रोविजन? होल्डिंग ओवर। धारा 116 जो है टीपीए, वो इस प्रश्न का है वो आंसर है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द continuous possession after the expiration of the 5 year if the landholder or lessor accept the rent? It is deemed to be a renewal. It is deemed to be a renewal of the lease for according to the purpose specified under section 106 of the TPA for year to year or for month to month. So this is the year to year lease, therefore the renewal for the 1 year, the lease of the Bhanu and his possession is considered a lawful possession over the concerned leased property, rented property. Prakash mortgaged his land in favor of Srimati Basanti for sum of rupees 10,000, and it is one of the condition of mortgage that the property cannot be redeemed before the expiry of 99 years. Whether
that this condition is a clog on the equity of redemption. Explain with the help of the relevant provision and case law. प्रकाश ने उसकी भूमि को श्रीमती बसंती के पक्ष में रुपए 10,000 में बंधक रखा। बंधक की एक शर्त थी कि 99 वर्ष की समाप्ति से पूर्व संपत्ति का मोचन नहीं हो सकता। क्या यह शर्त मोचन की साम्या पर जो है वो रुकावट है या प्रतिरोध है, अवरोध है? सुसंगत प्रावधान और निर्णीत विधि की सहायता से समझाई। यह जो कंडीशन इसमें मोर्टगेज में लगाई गई है कि 99 साल से पहले जो है रिडीम नहीं होगा या मोचन नहीं होगा, क्या ये कंडीशन क्लॉग ऑन रिडम्पशन है? यस, एज पर द सेक्शन 60 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, that this condition is a clog upon the redemption, therefore that this condition shall deemed to be a void and concerned mortgage dealt that the making without that condition. And which case laws are in addition to the section 60 of the transfer of property act? Which case laws are important? The Rocks versus Nice, once a mortgage always mortgage, nothing other than mortgage, and Stanley versus Bild and Cranlear New Patagonia Meat and Cold Storage Company Limited 1914. The both cases upon the same points. If there is any clog upon the redemption, that clog is considered to be a void condition, and concerned mortgage dealt that the concerned condition has not been embodied with that mortgage deed, and the free from that condition means the mortgagor can redeem his property at any time without bound by that condition which is imposed in that mortgage deed. Though it is considered a clog on redemption, but what would be the effect of the condition which is considered as a clog on the redemption? That condition shall deemed to be a void as per section 60 of the Transfer of Property Act. ये जो है उसने 99 साल की समाप्ति पर जो एक क्या कहना चाहिए अनरीजनेबल लॉन्गर पीरियड के लिए जो है अयुक्तियुक्त लंबे समय के लिए रिडम्पशन के राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, मोचन के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये क्या है? ये मोचन के अधिकार पर रेस्ट्रिक्शन की श्रेणी पे आएगा और ये जो है धारा 60 के या वो प्रावधान के अनुसार क्या माना जाएगा? ऐसी शर्त शून्य मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि उस बंधक में ये शर्त लगाई हुई नहीं थी और वो अपने बंधक करता जो है अपनी बंधक संपत्ति का कभी भी क्या करवा सकता है? रिडीम करवा सकता है, छुड़वा सकता है, मोचन करवा सकता है, वो इस कंडीशन से बाउंड नहीं है। और जहाँ तक बात केस लॉज की है, ये एक तो रॉक्स वर्सेस नाइस फेमस केस लॉ है 1902 AC। रॉक्स वर्सेस नाइस पढ़ा होगा आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। वंस अ मोर्टगेज ऑलवेज मोर्टगेज, वो कंसेप्ट जो है उसी जजमेंट में लेट डाउन हुआ था। और इसके अलावा भी ये दो जजमेंट आपको और बोर्ड पे दिख रहे हैं, स्टैनले वर्सेस बाइल्ड और एक ये क्रेंगलियर न्यू पेंटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है। ये दोनों जजमेंट इसी है वो बिंदु पर। एक सुप्रीम कोर्ट का भी है, गंगाधर वर्सेस शंकरलाल, ऐसा एक जजमेंट 1958 सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि यदि मोचन के अधिकार पर किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? वॉइड होगा। और विदाउट रेस्ट्रिक्शन जो है वो हमेशा मोर्टगेज प्रॉपर्टी रिडम्बेबल रहेगी या मोचन योग्य है वो रहेगी, मीन्स बंधक करता कभी भी उसका मोचन या रिडम्पशन करवा सकता है।